तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ है, जहाँ से भौतिक विज्ञान प्रारंभ होता है। तो प्रकाश के पाठ के अध्ययन के अंतर्गत हमें प्रकाश के दो प्रमुख गुणों, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इन दोनों के विषय में पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश पढ़ने से पूर्व हमें प्रकाश से संबंधित जो आधुनिक विचारधारा है उसके विषय में जानना होगा। वैसे तो हम लोग सामान्यतः प्रकाश का संबंध प्रकाश या उजाले से लगाते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, धूप है, या बल्ब से निकलने वाली लाइट, इसी सब को हम प्रकाश मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि में ये प्रकाश की न तो परिभाषा हुई और न तो प्रकाश का अर्थ हुआ। विज्ञान के हिसाब से प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या अन्य शब्दों में कहें कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो प्रकाश का ये प्रमुख गुण है कि हमारे नेत्रों में देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। इसका अर्थ सीधा सा ये हो गया कि यदि प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। अभी आगे हम लोग इसके बारे में व्यापक रूप में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश की कई श्रेणियां आती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हर प्रकाश में हम अपने नेत्रों से देख सकें। ऐसा जब देखने की परिसीमा पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जानेंगे। तो प्रकाश की जो सामान्य परिभाषा हो गई, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर हम प्रकाश का मुख्य लक्षण जो है, अर्थात प्रकाश कैसे, किस प्रकार तथा क्यों उत्पन्न होता है किसी स्रोत से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम इसके जो प्रारंभिक अवधारणाएं हैं उसके विषय में पढ़ लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को तरंग के रूप में संचरित होती है, जाती है। अब चूंकि प्रकाश जो है ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसके भी एक स्थान से दूसरे स्थान के संचरण की संभावनाएं होती हैं। वह किस प्रकार संचरण करता है, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के संचरण के लिए, जैसे ध्वनि हुई या भूकंप की ऊर्जा हुई, इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर बीच में माध्यम नहीं है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को ये तरंग या ऊर्जा नहीं जा सकती। तो प्रकाश के केस में ऐसा नहीं है। प्रकाश के किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश जो है जिस स्रोत से उत्पन्न होता है, वहाँ पर मूल स्रोत में कुछ ऐसे कंपन होते हैं जो प्रकाश को निर्धारित करते हैं, और उन्हीं कंपन के कारण ही प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को तरंग के रूप में जाता है। जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश हमारे पास तक आता है, जबकि हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसके विषय में हमें जानना होगा थोड़ा सा। कि जैसे सूर्य हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से भरा हुआ एक गोला है, और वही हाइड्रोजन के अणु जब आपस में संलयन हो करके
हीलियम बनाते हैं तो जो ऊर्जा विशाल रूप में मुक्त होती है वही हम लोगों के पास तक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आती है। तो अब विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देने की बात है कि प्रकाश भी जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप हुआ जो हमारे पास तक आता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका स्वभाव जो है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है। अर्थात हम प्रकाश को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हमारे पास तक एक स्रोत से आता है। इस प्रकार ये प्रकाश से संबंधित अवधारणा हो गई जो स्पष्ट हुई कि कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब प्रकाश से संबंधित कुछ शब्दावलियां हम लोग पढ़ेंगे, जैसे किरण। तो प्रकाश की किरण, ये कोई स्रोत है और जो कि प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं बल्ब है या सूर्य है या मोमबत्ती है, तो ये किरण किसी एक ही दिशा में प्रकाश के चलने की दिशा जो है वो तरंग कहलाती है, किरण कहलाती है। और यह किरण जो है एक अकेली किरण के रूप में भी हो सकती है और जब इसमें कई किरणें समूह के रूप में हो जाती हैं तो इसे हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, यहाँ पर पुंज का अर्थ हो गया समूह। जब एक साथ कई तरंगें जो हैं मिल जाती हैं किरण के रूप में तो उसे हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब इस किरण पुंज में सीधा सा सामान्य अर्थ हो गया कि हम एक बंडल के रूप में, जैसे लट्ठे का बंडल हो या गन्ने का बंडल हो, इस रूप में हम किरण पुंज की कल्पना कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में हमें नेत्रों से कोई किरण पुंज इस प्रकार नहीं दिखाई पड़ेगा कि जैसे हमको लगे कि ये बंडल के रूप में। लेकिन अब यहाँ पे किरण पुंज के बाद हम देखेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, जिसकी किरणें समांतर होती हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी बदलती नहीं। और एक किरण पुंज ऐसा होता है कि जिसकी सारी किरणें जो हैं वह एक निश्चित बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाती हैं, तो इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किरणें जो हैं एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो रही हैं, दूर से आ रही हैं और इस बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, तो इसे हम अभिसारी कहेंगे, कन्वर्जेंट। अभिसारी किरण पुंज और ये ऊपर वाला समांतर किरण पुंज है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें किसी
एक ही बिंदु से फैलती हुई चलती हैं, फैल करके चलती हैं, तो उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इस प्रकार ये हो गया, 3 प्रकार के किरणपुंज हो गए, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। तो इसके आधार पर हम प्रकाश के आगे अन्य गुणों को पढ़ेंगे, तो जिसमें प्रकाश के प्रमुख गुण हम पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जैसा कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में संचरण। दूसरा गुण है प्रकाश की चाल जो है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे यदि प्रकाश पानी में चलता है तो उसकी चाल अलग होती है, यदि प्रकाश कांच में चलता है तो उसकी चाल अलग होती है, यदि प्रकाश हीरे में चलता है, हीरे से गुजरता है तो उसकी चाल अलग हो जाती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब प्रकाश की सबसे अधिक चाल वह निर्वात में होती है या वायु में हम कह सकते हैं। तो प्रकाश की वायु में अथवा निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी यहाँ से स्पष्ट है कि प्रकाश जो है जब निर्वात में चलता है तो उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हम लोग कह सकते होती है। तो यहाँ पर भी अब ध्यान देने की बात है कि अब तक के सभी चालों में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक मानी जाती है। अब जब माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, यह भी ध्यान देने की बात है, जिसका विशेष अध्ययन हम लोग आगे की कक्षाओं में करेंगे। और तीसरा इसका जो प्रमुख गुण है, प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है, प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वो वापस लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का गुण हो गया। चौथा गुण है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो माध्यमों को अलग करने की सीमा रेखा होती है, जैसे मान लीजिए ये जल है और उसके नीचे वायु है, तो जब जल में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन जहाँ जल और वायु को अलग करने वाली सीमा रेखा है उस पर जब प्रकाश की किरण पहुँचती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं।
पांचवा गुण है कि जब प्रकाश की किरण किसी बहुत ही बारीक कोर या किनारी से टकराती है तो उस किनारी की ओर दूसरी ओर जाकर के झुकती है। यह भी प्रकाश का एक प्रमुख गुण जिसे हम विवर्तन कहते हैं। छठा गुण है यदि प्रकाश को किसी बहुत ही पतली झिर्री दराज यानी दरार, पतली, बहुत पतली दरार, ऐसी दरार जो जैसे ब्लेड से बनाई गई दरार, जैसे किसी कागज में अगर हम दरार बना दें ब्लेड से काट करके बीच में पतली झिर्री, तो उस झिर्री की बात हम कर रहे हैं कि अगर उस पतली झिर्री यानी स्लिट से गुजरती है तो गुजरने पर आगे जब उससे निकलती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, जिसे हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। तो ये चार प्रमुख गुण हो गए, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, और विवर्तन डिफ्रैक्शन, और व्यतिकरण इंटरैक्शन। इस प्रकार ये चार प्रमुख गुण हो गए प्रकाश के। इनमें से हम लोगों के कोर्स में केवल तीसरा और चौथा गुण यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है। बाकी अन्य गुणों को हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो इसके अलावा प्रकाश का जो एक मुख्य लक्षण है कि प्रकाश जब संचरण करता है तो वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट यानी बंडल्स के रूप में संचरण करता है। और यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स जो होते हैं इनका द्रव्यमान शून्य होता है और ये उसी गति से, स्पीड से गति करते हैं जो प्रकाश की गति निर्धारित होती है। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश जब किताब पर पड़ता है तो इससे ऊर्जा के कण जो होते हैं एक अलग अलग दिशाओं में स्कैटर कर जाते हैं यानी तितर बितर हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ जो है बाउंस करके हम लोगों के नेत्रों में पहुंचते हैं जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। तो ये प्रकाश के कण अत्यंत छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे होते हैं और इनमें जो है द्रव्य नहीं होता है, अर्थात इसमें द्रव्यमान शून्य होता है। इनका द्रव्यमान शून्य होता है, इनकी अपनी निजी आवृत्ति होती है जिसके द्वारा ये कंपन करते हुए आगे को बढ़ते हैं। ऐसे कणों को हम फोटान कहते हैं। फोटान प्रकाश के ये ऊर्जा कण हैं, इन्हें हम फोटॉन कहते हैं। तो इन्हीं फोटॉन्स के द्वारा ही प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। अब हम लोग प्रकाश का जो प्रमुख दो गुण हैं जो हम लोगों के कोर्स में हैं, परावर्तन और अपवर्तन, इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे ये कोई परावर्तक तल है, परावर्तक तल, ये उस तल के लंबवत कोई रेखा है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये बिंदु O है जहां पर अभिलंब गिरता है इस परावर्तक तल पर, और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि बिंदु O पर पड़ रही है, और यहां से पड़ने के बाद ये इस तल से टकरा करके इस दिशा में
निकलती है। तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। इस किरण को आपाती किरण और आपाती किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है इसे हम आपतन कोण आई से कहते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, आर से इसे निरूपित करते हैं। तो अब ये प्रकाश के परावर्तन की घटना जो है अक्सर हम लोगों के व्यवहारिक जीवन से बहुत संबंध रखती है। कई जगह हम लोगों को इसका लक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर परावर्तन की सीधी परिभाषा हो गई कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है अर्थात पड़ती है या गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। अब यह जो है दो नियमों द्वारा निर्धारित होता है। जो परावर्तन की घटना है उसके दो नियम हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों नियमों को हम पढ़ेंगे और उसके भौतिक अर्थ को भी समझेंगे। पहला है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपतन कोण यानी जो आपाती किरण है, इधर कहीं स्रोत है, इस स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पर पड़ी और ये इस दिशा में परावर्तित हुई। इस बिंदु पर जब हम अभिलंब डालते हैं तो देखते हैं कि ये कोण आई और ये कोण आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के किताब में प्रायोगिक प्रदर्शन भी है, इस पर एक प्रैक्टिकल भी है जिसको आप घर पर भी कर सकते हैं और नहीं तो हम अपने अगले वीडियो अंक में उस प्रयोग को प्रदर्शित करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जो है वो ये कहता है कि आपाती किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इनके लिए अलग से तल की व्यवस्था, ऐसे हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक का जो ये तल है ये, अब ये इसका अभिलंब बोला जाएगा। अब इस अभिलंब से अगर इस दिशा में कोई किरण आपतित हो रही है और अभिलंब की दिशा ये है तो जितना ये कोण बना रही है अभिलंब से उतना ही कोण इधर परावर्तित किरण बनाते हुए निकलेगी। दूसरा इसमें है कि आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपाती किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में
होते हैं। तो ये हुई परावर्तन की परिभाषा और उसके दो नियम। यदि ये नियम सत्य नहीं हो रहे हैं तो परावर्तन की घटना यहाँ पर नहीं होगी। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि परावर्तक तल जो है पूर्णतया चिकना होना चाहिए। उसमें चिकने होने का मतलब ये हुआ कि चिकना होने के साथ साथ वो परावर्तक भी होना चाहिए, अर्थात चमकीला। जैसे यदि हम तालाब के किनारे खड़े हों तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और यदि वही पानी का तल हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया जाए या हिला दिया जाए तो हमारा प्रतिबिंब उसमें उस प्रकार का नहीं दिखाई देता है जिस प्रकार से शांत जल में दिखाई देता है। तो शांत जल का मतलब कि उसका तल जो है एकदम चिकना हो गया है, उसमें ऊपर नीचे या ऊबड़ खाबड़ जैसी कोई बात नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे परावर्तन की घटना हम लोगों को दिखाई देती है। इसी प्रकार नए नए खरीदे गए बर्तन, उसमें हम अपना यदि प्रतिबिंब देखें तो स्टील के बर्तनों में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो दर्पण जैसे, शीशे जैसे दिखाई देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो प्रयोग में लाते लाते वह उनका चिकनापन और चमक दोनों खत्म हो जाते हैं, तो उसमें हम लोगों का तो वैसा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है जैसा नए स्टील के बर्तनों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश के दो प्रमुख गुण हैं। इसमें हम लोगों ने परावर्तन की परिभाषा और उसके नियम को पढ़ा। शेष भाग जो परावर्तन के पाठ के अंतर्गत आता है वो हम लोग अगले वीडियो अंक में पढ़ेंगे।